देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूतों के वजूद पर यकीन रखने वालों की तादाद वैसे तो बहुत कम होती है। आज की जनरेशन में पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाकर उन्हें अनसुना कर देते हैं। मेरा नाम ध्रुव है और मैं बागवास का रहने वाला हूँ। कुछ सालों पहले मैंने अपने दादाजी से उन्हीं के साथ हुआ एक किस्सा सुना। एक बार के लिए तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरी दादी ने बताया कि सच में वो किस्सा सच्चाई से जुड़ा हुआ है। साल 2003 ठंड का महीना चल रहा था। दादाजी कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो आगे की कहानी मैं दादाजी के नजरिए से सुनाता हूँ। दोस्तों, मुझे यहाँ पर काम करते हुए 2 साल बीत चुके थे, पर अच्छी बात ये थी कि मुझे दिन में ही ड्यूटी करनी पड़ती थी। जो लोग मेरे अलावा रात में ड्यूटी करते थे उनका अनुभव बड़ा भयानक रहता था, इसलिए मैं यही उम्मीद करता था कि कभी भी रात में मेरी ड्यूटी ना लगे। वैसे भी जंगली इलाकों से मैं काफ़ी डरा करता था। वो तो जॉब के चलते मेरे अंदर से बहुत हद तक जंगलों के प्रति डर निकल गया था, वरना जब भी मैं रात को सुनसान पड़े जंगल की तरफ देखता तो मेरे बदन में सनसनी मच जाती। और कुछ ही दिनों के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। डिपार्टमेंट के सबसे ऊंचे अधिकारी ने अचानक से मेरी ड्यूटी रात में शिफ्ट कर दी, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी मेरी एक ना चली और मुझे रात में ही ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। हालांकि इसमें एक बेनिफिट ये था कि रात में ड्यूटी करने से मुझे सैलरी ज़्यादा मिलने लगी। शाम को जब मैं अपने 1-2 लोगों के साथ ड्यूटी पर था तो पता नहीं क्यों उस जंगल के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी जंगल के अंदर खोया हुआ है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे मैंने अपने साथियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, देख भाई, हमें भी चैन से जीने दे और खुद भी आराम कर, वरना कल की सुबह नहीं देखेगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और उनसे बोला, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जंगल में जंगली जानवर ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जंगल में कोई जंगली जानवर की बजाय कोई इंसान भी फंसा हुआ हो। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, अरे भाई, अगर तेरे को लगता है कि कोई आदमी फंसा हुआ है तो तू एक बार हमें चांद की रोशनी में जाकर दिखा, और हाँ, आते वक्त कोई प्रूफ भी लेकर आना। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जंगल के अंदर ड्यूटी कर रहे वो सारे लोग चांद की रोशनी से बचते क्यों थे। मैंने देखा कि मेरे अलावा जो लोग थे वो सभी पेड़ों की छाया ढूंढते रहते और बार बार उनका यही मानना था कि हमें इस जंगल में चांद की रोशनी में 10 मिनट से अधिक नहीं रहना है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जान जोखिम में आ सकती है। इसी बात का मैं जवाब जानना चाहता था, लेकिन जब मैंने इस बारे में अपनी ही उम्र के एक आदमी से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा, देख भाई, अगर तूने इस राज को जान लिया तो हमारे साथ साथ तेरी भी फटने लगेगी। इससे अच्छा है कि तू अनजानी रहे और हाँ, जैसा हम करते हैं वैसा ही करते रहना। लेकिन मैं उनकी बातों से राजी नहीं हुआ। मुझे तो जानना ही था कि यहाँ के सारे लोग इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। अभी मैं उन 3-4 जन लोगों के साथ इधर उधर की बातें ही कर रहा था कि अचानक ही उस जंगल के अंदर जोरों की हवाएं चलने लगी। हवा के बीच में अचानक ही मेरे बगल में खड़े हमारे एक सीनियर अधिकारी ने कहा, लगता है उसके आने का टाइम हो गया है। फिर वो सभी मेरी तरफ पलटे और कहा, चुपचाप हम जो करते हैं वही करना, और हाँ, अगर गलती से भी कोई सवाल पूछा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उन लोगों की ये धमकी सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन सभी ने अपने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कपड़ों को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और वहीं पर पड़ी एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहन ली। फिर उन्होंने मेरी तरफ एक ड्रेस फेंक दी और मुझे भी ठीक वैसे ही करने को बोला जैसा कि वो लोग कर रहे थे। जब उन सभी ने ये सब किया तो मजबूरन मुझे भी अपने कपड़े उतारने पड़े और वो काले रंग की ड्रेस पहन ली। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उन लोगों से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे खामोश रहने को बोला। लगभग 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद मुझे किसी का जनाजा दिखा। उसे देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उस जनाजे को जिन लोगों ने पकड़ा हुआ था उनकी ड्रेस भी काले रंग की थी और वो ठीक उसी तरह से दिखती थी जिस तरह के कपड़े हमने पहन रखे थे। इतने में ही मेरे साथ वाले एक सीनियर अधिकारी ने कहा, देखो, अब कोई हरकत मत करना। अगर गलती से भी कुछ अटपटा किया तो तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। उनकी बातों ने मेरे अंदर भी खौफ पैदा कर दिया। ऐसे में मैंने अपने आप को खामोश रखना ठीक समझा और जैसे तैसे मैंने उस रात को बताया।
फिर सुबह होते ही मैं अपने रूम के लिए निकल गया, लेकिन अब तक मेरे दिमाग में ना जाने कितने सवाल थे। खैर मैं रूम पर पहुंचा और नहा धोकर बिस्तर पर लेट गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। सूरज भी अब पश्चिम दिशा की ओर निकल दिए। ऐसे में मैंने भी अपनी यूनिफॉर्म पहनी और उसके बाद तुरंत ही निकल गया। रात होते होते मैं कल के ही अपने साथियों के पास पहुंचा। वहां पर जितने भी डिपार्टमेंट के लोग थे वो सारे ही मुझसे सीनियर थे। उनमें से एक का नाम रामनिवास था और वही अक्सर हमारी टीम को लीड करते थे। आज मैंने फिर से रामनिवास साहब के सामने कल की ही बातों का जिक्र छेड़ दिया। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा, रात में जो तुमने और हमने देखा वो एक रहस्य है। ना तो हम उसके बारे में जानते हैं और ना ही तुम। हमें डिपार्टमेंट ऑफिसर ने जो आदेश दिया है हम उसी के लिए काम करते हैं। रामनिवास जी ने अपनी बात खत्म की और फिर हम सारे लोग उस जंगल के एक एक कोने में फिरने लगे। यूं ही घूमते फिरते अचानक मेरी नज़र एक गहरे गड्ढे की तरफ पड़ी। इससे पहले कि मैं उस गहरे गड्ढे की तरफ जाता कि अचानक ही पीछे से मेरे एक सीनियर ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, उधर क्या कर रहा है, जल्दी इधर आ। उसकी बात सुनते मैंने उसे नज़रअंदाज किया और उसके पास चला गया। जैसे मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। बार बार वो मुझे यही बात कहते कि तू इस जंगल में ड्यूटी करके हमें मरवाएगा, इससे अच्छा है कि तू रिटायरमेंट ले ले। उनकी बातें सुनकर मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन रात वाली घटना को मैं कैसे भूल सकता था। ऐसे में सावधानी बरतना ही ठीक था। मैं जानता था कि आज भी हमें कल की ही तरह वो सारी हरकतें करनी होंगी, लेकिन आज मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अब ऐसे में मुझे इंतजार था तो उन लोगों का जो अपने कंधों पर जनाजा लेकर आते थे। धीरे धीरे टाइम बीता और टाइम बीतने के साथ ही रात के 12:17 हो गए। इस समय को देखते ही मेरी सीनियर लोगों ने अपने कपड़ों को बदलना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी ठीक वैसा ही किया और अपने कपड़ों को बदलने लगा। लेकिन इसी बीच में भूल गया था कि मुझे 15 मिनट से ज़्यादा चांद की रोशनी में खड़ा नहीं होना है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरी जान जोखिम में जा सकती है। मैं 15 मिनट तो क्या, लगभग 1 घंटे से ही चांद की रोशनी में खड़ा था। ऊपर से मेरे सीनियर लोगों ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कपड़े तो बदल लिए थे, लेकिन अब मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई महिला नमाज पढ़ रही हो और ये आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मेरे सीनियर लोगों ने मुझे इस तरह तड़पते हुए देखा तो उन्होंने कहा, हमने तुझे पहले बोला था कि 15 मिनट से ज़्यादा चांद की रोशनी में खड़ा मत होना, वरना तेरी जान जा सकती है। अब तो तुझे ऊपर वाला ही बचा सकता है। उसकी बातें सुनकर मुझे और भी घुटन होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सोचते हुए मैं इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि मुझे कल की तरह ही दिखने वाले वो कुछ लोग नजर आ रहे थे, जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर जनाजा उठा के रखा था। पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने उनको देखा तो मेरे कदम अपने आप ही उनकी तरफ बढ़ने लगे और फिर कब मैं उनके साथ हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर तक उनके साथ साथ चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाएं हाथ में तेज जलन हो रही थी। वो जलन कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि मैं अपने हाथ को बार बार सहलाने लगा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं इन लोगों के साथ गलत जगह पर आ गया हूँ। फिर जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान दिखा। इससे पहले कि मैं उस कब्रिस्तान के अंदर जा पाता कि मुझे सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई और इस वक्त मेरा शरीर फिर से मेरे काबू में आने लगा। मैं यहाँ से वापस निकलने वाला था कि तभी मेरी नज़र सामने की तरफ गई तो मैंने देखा कि जिन्होंने अपने कंधे पर जनाजा उठा रखा था वो आदमी नहीं बल्कि महिलाएं थी। उन महिलाओं ने बुर्का टाइप में कुछ पहन रखा था और वो बिल्कुल वैसे ही कपड़े थे जैसे हमने भी पहने हुए थे। उनमें से एक महिला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप हमारे पीछे चलो, अगर पीछे पलटने की हिम्मत की तो यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा पीछे पलट कर देख सकूं। ऐसे में मैं उस महिला के जस्ट पीछे पीछे ही चलता रहा। जैसे मैं उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे शरीर पर किसी ने बहुत ही भारी वजन रख दिया हो। और उसके बाद एक बार के लिए मेरे दिमाग ही घूम गया, मुझे चक्कर से आने लगे थे। एक बार के लिए मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे सब सही से नजर आया तो मैंने देखा कि मैं उस डरावने कब्रिस्तान के बजाय एक अजीब सी जगह पर आ गया था, जहां चारों तरफ खामोशी खामोशी थी और पेड़ पौधों के बीच में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। लेकिन मेरे सामने वो जनाजा
अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। चल जा यहाँ से, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो। अब की बार मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पर एक वृद्ध अम्मा थी जिसके हाथ में लकड़ी थी और वो उसी लकड़ी के सहारे चलती थी। हैरान की बात तो ये थी कि उसकी आवाज़ सुनकर सिर्फ मैं ही पीछे मुड़ा था। उन महिलाओं ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, लेकिन दादी ये कौन सी जगह है? मेरी बात सुनकर उसने कहा, तुम पिशाच लोक में पहुंच गए हो और ये पिशाचों की दुनिया है। इन्हीं महिलाओं की है ये दुनिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा बचो तो वापस से उल्टे पैर इसी रास्ते चले जाओ और चाहे कुछ भी हो भूल कर भी पीछे मत पलटना। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनने के बाद मैंने आगे देखा ना पीछे और तुरंत ही पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उस सुनसान पड़े रास्ते पर मेरे कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देती थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि एक बार इंसान को अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ भागता वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता मानो मेरे शरीर पर वजन बढ़ता ही जा रहा हो। यूं ही भागते भागते मैं ठीक उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर आने के बाद मेरा सर भारी हुआ था। जैसे मैं ठीक उसी स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां सामने एक रोशनी चमक रही थी। लेकिन जैसा कि उस बूढ़ी अम्मा ने बताया था कि मुझे किसी भी हालत में अपने आप को रोकना नहीं है। जैसे तैसे मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसके बाद तो जैसे चमत्कार सा हुआ। मेरे हाथ की वो जलन एकदम से कम हो गई और फिर एक बार मेरी आंखों के सामने काला सा अंधेरा छा गया। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो मैंने देखा कि मैं ठीक उसी स्थान पर था जहां मेरी ड्यूटी थी। दोस्तों, इस बार मेरे सीनियर अधिकारी भागते मेरे पास आ पहुंचे थे और वो मेरा हालचाल पूछने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सही सलामत उनके सामने पहुंच गया। फिर उसके बाद वो मुझे वहां से सीधा एक पुजारी के पास लेकर चले गए और उन्होंने अपनी ड्यूटी को ही बीच में छोड़ दिया। वहां पर जाने के बाद उस बाबा ने कहा, लगता है आपके हाथ पर बंधा हुआ ये रक्षा सूत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे ही मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी तो मुझे याद आया कि ये रक्षा सूत्र मेरी बीवी ने ही मेरे हाथ पर बांधा था जब हम दोनों माता दुर्गा के मंदिर में गए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद मैं उस जंगल में कभी नहीं गया और किसी तरह से मैंने अपनी तब्दीली उस जगह से दूसरी जगह करवा ली और फिर मैं वहीं पर ड्यूटी करने लगा। पर दोस्तों, जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता कि महिलाएं भी कब्रिस्तान में जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।